है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो यूपी होम गार्ड के लिए एक और जीके जीएस की बेहतरीन क्लास आपके समक्ष उपलब्ध हो चुकी है। जल्दी से सब लोग लाइव जुड़ जाएंगे क्योंकि क्लास का टाइम हो चुका है। हमने आपको बताया कि डेली सुबह 10 बजे आपके लिए क्लासेज कराई जाएंगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जीके जीएस या स्पेशल क्लास होगी, इसमें हम सभी सब्जेक्टों की चर्चा करते हैं क्योंकि आपका पूरा का पूरा 100 नंबर वाला पेपर पूरे तरीके से जीके जीएस पर आधारित है। तो ये रहा आज की हमारी क्लास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसकी चर्चा आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो लेट ना करते हुए क्लास को शुरू करेंगे और दिखाएंगे आज हम किस प्रकार से आपको प्रश्न लाए हैं। ये रहा हमारा आज की क्लास का पहला प्रश्न, ध्यान से पढ़ना है आपको। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम किस शासक ने तांबे के सिक्कों पर अपना नाम अंकित कराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, समुद्रगुप्त ने, या शेरशाह सूरी ने, या इल्तुतमिश ने? चलिए बता दीजिए, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, शेरशाह या इल्तुतमिश कौन से होंगे जिन्होंने सबसे पहले अपने तांबे के सिक्के पर नाम लिखवाया था? चलिए, बिल्कुल सही। देखिए, इल्तुतमिश कौन था बताइए, इल्तुतमिश कौन था? एक बार कमेंट करके बताइए। जो समुद्रगुप्त यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल सही, यहाँ पर समुद्रगुप्त यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त ने ही सबसे पहले तांबे के सिक्कों पर अपना नाम अंकित करवाया था। ये आप लोग पता कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यही हमारा उत्तर सही होगा। जो लोग ए ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य को बता रहे हैं, भैया मौर्य सम्राट के महान शासक थे, आपको चक्रवर्ती की उपाधि मिली थी, इनको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर समुद्रगुप्त उत्तर हो जाएगा। समुद्रगुप्त की एक बेहतरीन किताब थी, कौन सी किताब थी एक बार उसे कमेंट करेंगे नाम उनका, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अष्टप्रधान प्रशासनिक व्यवस्था किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य से, अशोक से, शिवाजी से, या अकबर से? चलिए, अष्टप्रधान प्रशासनिक व्यवस्था किस शासक से संबंधित है? तो बिल्कुल सही, इसका उत्तर जो होगा शिवाजी होगा। आप लोगों को पता होगा शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान कवि रहते थे, ये आप जान जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में गरुड़ स्तंभ सर्वाधिक प्रसिद्ध है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, या बिहार में? चलें, पहली बात तो आप इस प्रश्न का तुक्का मत मारिएगा कि आप यूपी होमगार्ड की तैयारी करें तो यह प्रश्न यूपी जीके का होगा, बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश का ऑप्शन पहले ही काट देते हैं। चलिए अब बताइए कौन सा उत्तर होगा। किस राज्य में गरुड़ स्तंभ सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो गरुड़ स्तंभ जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है एक बार कमेंट करिए। बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है बताइए? बिल्कुल, भोपाल, ठीक है। भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी। और भोपाल को क्या कहा जाता है? झीलों का शहर कहा जाता है। नोट करिए, झीलों का शहर कहा जाता है भोपाल को, ठीक है। झीलों का शहर कहा जाता है भोपाल को। याद करिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी हमने क्या बताया था? लखनऊ बताया था। लखनऊ से भी पहले जो उत्तर प्रदेश की राजधानी थी उसका नाम बता दीजिए कौन सा था। इस समय तो लखनऊ है, ठीक है, लखनऊ। नोट करिए, इस समय लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की। लेकिन लखनऊ से पहले भी जो उत्तर प्रदेश की राजधानी थी वो थी क्या? प्रयागराज। नोट करिएगा, ये प्रश्न आपके जीके में पूछा जा सकता है। और बिहार की राजधानी तो पटना है, ये भी आप जान जाइए, ठीक है। और राजस्थान की राजधानी क्या है? तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, ठीक है, जयपुर। राजधानियों को आपको याद करना पड़ेगा। चलिए, यहाँ से इतना जानते रहेगा और इस प्रश्न का उत्तर जो होगा मध्य प्रदेश यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहा जा रहा है। नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, या आंध्र प्रदेश में? चले, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में? जल्दी से बताएंगे कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। चलिए, नीलगिरी पर्वत बिल्कुल सही। यहाँ पर तमिलनाडु, तमिलनाडु चौथे का सी ऑप्शन, बिल्कुल यहाँ पर तमिलनाडु हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत जल्द आपके बीच हम लेकर आ रहे हैं बेहतरीन व्याख्या के साथ प्रैक्टिस सेट। तो जुड़ जाइए आज ही हमारे साथ अगर क्लास आपको अच्छे तरीके से फ्री में पढ़ना है तो, ठीक। चलिए, बात अगले प्रश्न की। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? अनुच्छेद 153 में, अनुच्छेद 154 में, अनुच्छेद 155 में, या अनुच्छेद 156 में? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति का बात की गई है बताइए जल्दी से। राज्यपाल की नियुक्ति,
तो राज्यपाल बनने के लिए उम्र की आवश्यकता कितनी होती है? तो 35 वर्ष होती है। राज्यपाल का पद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं ये राज्यपाल? तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए। और अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल अपने इस्तीफा को किसे देंगे, तो अपना इस्तीफा जो है वो राष्ट्रपति को सीधे भेज देते हैं। ठीक है, ये जानते रहिएगा। और राज्यपाल का चुनाव नहीं होता, किसी भी प्रकार का राज्यपाल का चुनाव नहीं कराया जाता। इनका चुनाव ये चुने जाते हैं। ठीक है, ये चुने जाते हैं किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। ये आप जानते रहिएगा। और बात राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में की गई, इसकी की जा रही है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 155 जो दिया गया है, 155 में ही राष्ट्रपति की नियुक्ति की बात की गई है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात अगले प्रश्न की करेंगे। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब कराई गई थी? अगर सर्वप्रथम की बात कर रहा है तो ध्यान से देखना है प्रश्न को। क्या है बताइए? 1861 में, 1872 में, 1881 में या 1891 में? तो भारत में सबसे पहले जनगणना हुई थी 1872 में। तो यह जो जनगणना हुई थी हर वर्ष होती थी। ठीक है, हर वर्ष पर ये जनगणना होती थी। लेकिन वर्तमान पद्धति जो आधारित है हमारे यहाँ पर 10 वर्ष पर एक बार जनगणना की, तो यह पद्धति 1881 में आई। ठीक है, तो ये भी जानते रहिएगा, ये पद्धति जो है 1881 में आई थी, जो वर्तमान समय में प्रचलित है। इसमें कहा गया था कि प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होगी। ठीक, प्रत्येक 10 वर्ष पर। चलिए नोट करिए, प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होगी। 1881 में इस बात को कहा गया था और यही पद्धति आज के दिन भी हमारे यहाँ लागू है। ठीक है, चलिए। हालांकि ऐसा इस समय वर्तमान में नहीं है, क्योंकि 2011 के बाद जनगणना हुई ही नहीं हमारे भारत में पूरी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये नियम भी तोड़ा गया है कहीं ना कहीं। देखिए पंचायती राज आ गया, इससे प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पंचायती राज शब्द सर्वप्रथम किस राज्य में प्रयोग हुआ था? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या बिहार में? बताइए। तो पंचायती राज सबसे पहले ये जानते रहिएगा इसकी स्थापना कब की गई और कहाँ पर? तो 2 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 2 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई। कहाँ पर हुई? राजस्थान में हुई थी। ठीक, राजस्थान में हुई थी। अब राजस्थान के किस शहर में हुई थी? तो नागौर एक शहर है, यहाँ पर हुई थी। ठीक है, तो इतना आप जानते रहिएगा पंचायती राज से संबंधित, क्योंकि पूछा जा रहा है किस राज्य में प्रयोग हुआ सबसे पहली बार। तो हमने आपको अभी जस्ट बता दिया, राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959। सन भी याद करिए। चलिए, सन आप लोग पूछते थे ना, तो चलिए सन आज लिख लीजिए, यहाँ पर याद है हमारे। चलिए 1959 में 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर शहर से पंचायती राज की स्थापना की गई थी। यहाँ पर पहले उत्तर को सही करेंगे, राजस्थान। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे। कोसी नदी जो है बिहार का शोक है। ठीक, कोसी नदी बिहार का शोक है। और कह सकते हैं, देखिए बंगाल का शोक, हुगली को मत मारिए। कई लोग डी ऑप्शन सही करें, बिल्कुल नहीं, डी नहीं होगा। बंगाल में गंगा का नाम नहीं है, ये भी जानते रहिएगा। तो बंगाल में जो कह सकते हैं बंगाल का शोक, उसे कहेंगे दामोदर नदी को। ठीक है, दामोदर नदी को। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि उत्तर प्रदेश की किस नदी को उत्तर प्रदेश की शोक की नदी कहा जाता है। ठीक, चलिए तब तक अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। भारत का सबसे पुराना पर्वत समूह कौन सा है? हिमालय है, अरावली है, विंध्य है या सतपुड़ा है? चलिए, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात किया जा रहा है। हिमालय, जितने भी लोग ए ऑप्शन बता रहे हैं भाई साहब, ये हिमालय नवीनतम है। ठीक है, नवीनतम है, नोट करिएगा। नवीनतम पूछा जाए तब आप बताएंगे। और यहाँ पर सबसे पुराने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर अरावली ही उत्तर हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अरावली मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में है? तो राजस्थान में। अभी जानते होंगे इसकी बहुत चर्चा हुई थी। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि 100 मीटर से कम हो जो पहाड़ियां हैं, 100 मीटर से कम की पहाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली का भाग मानने से ही इनकार कर दिया था। ठीक है, तो अब हमारे देश में वनों के साथ साथ पहाड़ों पर भी अटैक हो रहा है, तो यहाँ पर अरावली उत्तर सही हो जाएगा। चलिए बात अगले प्रश्न की जाए,
तो भारतीय संविधान का मसौदा किस समिति ने तैयार किया? संघीय समिति ने, प्रारूप समिति ने या मूल अधिकार समिति ने या नियम समिति ने? चलिए फटाक से कमेंट करिए। और आपको एक प्रश्न और बताना है कि भारतीय जो संविधान है, हमारा संविधान किसने लिखा था? आज एक बार कमेंट करें किसने लिखा था, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग इस प्रश्न का उत्तर गलत कर देंगे। अगर आपको भी सही उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक, भारतीय संविधान को किसने लिखा था? चलिए, तो बात तब तक हम इस प्रश्न की करेंगे, तब तक हम जो प्रश्न पूछे उससे भी आप उत्तर में बताएंगे। ठीक है, भारतीय संविधान का मसौदा किस समिति ने तैयार किया था? तो आपको पता होना चाहिए, प्रारूप समिति ने इसका मसौदा तैयार किया था। ठीक है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन अगर आपने भी दिया था तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्रारूप समिति जो थी भारतीय संविधान का मसौदा तैयार की थी। और अभी मैंने जो प्रश्न पूछा कि भारतीय संविधान को किसने लिखा था, तो प्रेम बिहारी जी ने हमारा भारतीय संविधान लिखा था। वैसे तो पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को लिखा किसने था, तो ज़्यादातर भीमराव अंबेडकर ही टिक करेंगे सब लोग। लेकिन प्रेम बिहारी रायजादा ने, बिल्कुल रायजादा, प्रेम बिहारी रायजादा ने भारतीय संविधान को लिखा था। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप गड़बड़ी कर सकते थे। चलिए, अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है। अजंता की गुफाएं जो हैं किस धर्म से संबंधित है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। हिंदू से, जैन से, बौद्ध से, सिख से? चलिए जल्दी से बताएंगे, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। और एक कमेंट और करेंगे कि अजंता की गुफाएं जो है किस राज्य में है। चलिए, बिल्कुल, यहाँ पर अजंता की गुफाएं पूछा जा रहा है, तो अजंता की गुफाएं उत्तर ए बी सी सभी लोग मिला जुला दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर बिल्कुल सी वाला ऑप्शन, बिल्कुल बौद्ध धर्म से अजंता की गुफाएं संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो बता दीजिए, नीति आयोग का गठन कब हुआ? 2013 में, 2014 में, 2015 में, 2016 में? चले, नीति आयोग का गठन, इसका पुराना नाम क्या था, नया नाम क्या है, बताइए एक बार। बिल्कुल, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो बिल्कुल 2015 में इसका गठन किया गया था, यह भी जान जाइए। और इससे पहले इसका नाम क्या था नीति आयोग का? तो वो था योजना आयोग। सिर्फ नाम ही चेंज करके यह सोचा गया कि यह हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था, ये जानते रहिए। और किस वेद को ज्ञान का वेद कहा जाता है? अगला प्रश्न, क्या ऋग्वेद को कहेंगे, यजुर्वेद को, सामवेद को या अथर्ववेद को? बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। चलिए, किस वेद को ज्ञान का वेद कहा जाता है? प्रश्न संख्या 13 का उत्तर बताएंगे, ज्ञान का वेद। तो ज्ञान का वेद जो कहा जाता है वो कहा जाता है अथर्ववेद को। ठीक है, ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में है गायत्री मंत्र, आपने सुना होगा गायत्री मंत्र, बताइए ये है। और सामवेद को क्या कहा जाता है? तो सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है, ये जानते रहिएगा, संगीत का वेद सामवेद है। और यजुर्वेद में क्या है बताइए। और देखिए यहाँ पर जो अभी हमने उत्तर बताया कि अथर्ववेद, अथर्ववेद में क्या है? तो जादू टोने की भी बात होती है, ये भी जानते रहिएगा। जादू टोने की जो बात होती है ना, अथर्ववेद में ही होती है, इतना जानते रहिएगा। और ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है, सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। और यहाँ पर यजुर्वेद को क्या कहता है, ये कमेंट में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा अथर्ववेद सही हो जाएगा। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1935 में किया गया था, ये प्रश्न हमने शायद पिछले क्लासेज में आपको बता दिया था। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। भारत का सबसे बड़ा लेगून कौन सा है? चिल्का झील है, पुलिकट झील है, वेम्बनाड झील है, लोकटक झील है, कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे बड़ा लेगून कौन सा है? चलिए, प्रश्न संख्या 15 देखिए, यह है हमारा चिल्का झील। चिल्का झील किस राज्य में है? तो चिल्का झील है उड़ीसा राज्य में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जो लैगून है वह है चिल्का झील। और चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, आपसे पूछा जाए लोकटक झील कहाँ पर है? तो लोकटक झील है मणिपुर में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। और वेम्बनाड झील कहाँ पर है? तो वेम्बनाड झील है केरल में।
ठीक है? और पुलिकट झील कहाँ पर है, ये आप कमेंट करके बताएँगे। देखें तो कितने लोग एक्टिव हैं पढ़ाई को लेकर। अगर आपको पता है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कि पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है। आप यहाँ पर जानते रहिएगा, चिल्का झील उड़ीसा में है, वेम्बनाथ झील केरल में है और लोकटक झील मणिपुर में है। और इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा जो होगा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। क्या मंदिर वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, गुफा गुफा चित्रकला के लिए, बौद्ध स्तूप के लिए या जैन प्रतिमाएं के लिए? बता दीजिए जल्दी से कौन सा उत्तर होगा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न संख्या 16 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बिल्कुल, गुफा चित्रकला, बिल्कुल। यहाँ पर उत्तर जो होगा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को, नीति निर्देशक तत्व को या संघीय व्यवस्था को? चलिए बताइए, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा जो है वह कहा जाता है प्रस्तावना को। ठीक है, यहाँ पर प्रस्तावना इस प्रश्न का उत्तर होगा। आपसे पूछा एक एक प्रश्न और जाता है इसी प्रकार से कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो संविधान की आत्मा जो कहा था भीमराव अंबेडकर ने, तो वो जो थे प्रस्तावना को नहीं कहते बल्कि अनुच्छेद कितने को कहे थे बताइए? अनुच्छेद 32 को कहे थे। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। और देखिए यहाँ पर 32 में क्या उल्लेख है तो बताइए। बिल्कुल सही। चलिए, अनुच्छेद 32 में क्या उल्लेख है ये आप जल्दी से कमेंट करिए। और देखिए यहाँ पर मौलिक अधिकार की बात की जाए किस देश से लिया गया था, तो मौलिक अधिकार जो है यहाँ पर किससे लिया गया था? अधिकार की बात कर रहा है ना, तो चलिए अधिकार किया जा रहा है तो अमेरिका हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल। मौलिक अधिकार अमेरिका से, और इसी प्रकार से मौलिक कर्तव्य की बात किया जाए, कर्तव्य की, ठीक, मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो ये रूस से लिया गया था। ठीक है, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान उधार का थैला कहा जाता है, ये आप जानते रहिए। और इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि ब्लू माउंटेन किस पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है? अरावली को, सतपुड़ा को, नीलगिरी को या विंध्य को? तो बताइए जल्दी से, ब्लू माउंटेन किस पर्वत श्रृंखला को कहेंगे? भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है, राजस्थान में है। ठीक है, बिल्कुल राजस्थान में है। और यहाँ पर इस प्रश्न की उत्तर की बात की जाए तो वो है नीलगिरी पर्वत। ब्लू माउंटेन पर्वत के नाम से जाना जाता है तो वो है नीलगिरी पर्वत। आप लोग इस प्रश्न का उत्तर सी वाला ऑप्शन सही कर लीजिए। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली सुबह 10 बजे जीके जीएस की फ्री क्लासेज प्रोवाइड की जा रही हैं। और साथ में शाम को भी आपके लिए क्लासेज लाने की तैयारी भी चल रही है। ठीक है, तो जुड़ जाइए। अगर आपको भी पहली बार में वर्दी पहनना है तो हमारे साथ आज ही जुड़िए। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। कहा जा रहा है कि भारत में सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नांगल है, दामोदर घाटी है, हीराकुंड है या टिहरी है? बताइए, भारत में सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? प्रश्न संख्या 19। चलिए, बिल्कुल टिहरी, टिहरी, टिहरी कहाँ पर है भाई साहब? टिहरी तो कहाँ पर है? हरिद्वार में ना, उत्तराखंड में। चलिए, बिल्कुल। यहाँ पर अगर पूछा जाए सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना की बात की जा रही है तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट करिएगा, भारत में सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना जो है दामोदर घाटी हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, कहा जा रहा है कि किस शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, हर्षवर्धन को, पुलकेशिन द्वितीय को? जल्दी से बताएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन या पुलकेशिन द्वितीय? तो आप लोग जानते रहिएगा कि भारतीय नेपोलियन के नाम से जो प्रसिद्ध थे वो थे कौन? समुद्रगुप्त थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर भी। ठीक,
देखिए, सिंपल सी बात है कि पढ़ना है तो सिर्फ़ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, इधर-उधर की बात नहीं करना है। ठीक, क्लास को सिर्फ़ बड़ा करने नहीं आए हैं यहाँ पर हम। हमारा तो सिद्धांत ही है कि कम समय में आपको अधिक से अधिक चीज़ प्रोवाइड की जाए, प्रश्न प्रोवाइड किए जाए, ताकि आप कम समय में हमारे साथ अच्छी तैयारी भी कर सकें और आपका जो समय है उसे और कहीं उपयोग भी कर सकें। ऐसा नहीं सिर्फ़ आप हमारे साथ ही जुड़कर पढ़ते रहें, किताबों को पढ़िए। अगर आपको किताबों के बारे में नहीं पता कि आपके होमगार्ड के लिए कौन-सी किताबें बेस्ट होंगी, तो यहाँ पर हम आपको कुछ बुक की श्रृंखला लगा देंगे यहाँ कोने पर, ठीक है? तो आप इन पर क्लिक कर कर देख लीजिए। अगर आपको ऑनलाइन मँगाना है तो ऑनलाइन मँगाइए, जो भी उसमें से अच्छा लगता है। हम अपने हिसाब से सबसे बेस्ट किताबें चुन कर लाते हैं वहाँ आपके लिए, ठीक है? आप ऑनलाइन मँगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करके मँगा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने मार्केट में जाकर लीजिए। लेकिन पढ़ाई करिए क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक? चलिए, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर बी वाला ऑप्शन सही कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए देखिए, सारनाथ किस राज्य में स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में। तो अभी मैंने बताया कि सारनाथ जो है यह किससे संबंधित है? तो जानते होंगे गौतम बुद्ध के नाम से। सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे क्या? बताएंगे? पहला उपदेश कहाँ पर दिए थे गौतम बुद्ध जी ने? बिल्कुल, यहाँ पर सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सारनाथ कहाँ पर है? बनारस में, ठीक है? बनारस जानते हैं ना, वाराणसी। बनारस वाराणसी में है ये। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की, क्या कहा जा रहा है? तो कहा जा रहा है इसमें कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति करेंगे, उपराष्ट्रपति करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे या प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री किसी भी सदस्य की अध्यक्षता नहीं कर सकते, ठीक है? सदन की अध्यक्षता नहीं करते, बिल्कुल। चलिए बात अब राष्ट्रपति, वैसे तो राष्ट्रपति नहीं करते होंगे, बताइए। चलिए जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। 22वें का उत्तर कौन सा सही होगा? बिल्कुल, लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं यही अध्यक्षता करते हैं, बाकी संयुक्त सत्र की को बुलाता कौन है? एक प्रश्न और यहाँ पर बनेगा, संयुक्त सत्र को बुलाएगा कौन? तो राष्ट्रपति बुलाएंगे। ये जानते रहिएगा, राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि लोकसभा राज्यसभा को साथ में बुला सकते हैं, और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा अध्यक्षता वहां पर, ठीक? तो यहाँ पर दो प्रश्न इसमें से याद कर लीजिए कि संयुक्त सत्र को आहूत कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और अध्यक्षता कौन करेगा? तो वो लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा अध्यक्षता, ठीक? चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस मिट्टी को कपास मिट्टी कहा जाता है? जलोढ़ को, लाल मिट्टी को, काली मिट्टी को या लेटेराइट मिट्टी को? कपास की मिट्टी आपको भी पता है कौन सा, हमने बताया है शायद या? चलिए बताइए। बिल्कुल, लैटेराइट मिट्टी जो है ये कपास की मिट्टी कही जाती है, और यहाँ पर काली भी मिट्टी कपास की मिट्टी कही जाती है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा वह होगा डी वाला, ठीक? कपास की मिट्टी लैटेराइट मिट्टी को कहा जाता है। अगर लैटेराइट मिट्टी ना होती तो यहाँ पर काली मिट्टी सही हो जाता, ठीक? चलिए, बात नालंदा विश्वविद्यालय की। एक समय था कि जब हमारे भारत में पूरे देश से लोग आते थे पढ़ने, पूरे देश मतलब समझ रहे हैं, किसी भी ऐसे देश के व्यक्ति आ सकते थे यहाँ पर पढ़ने, और आते भी थे। उस समय नालंदा में 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। आज से कितने 100 वर्षों पहले, पता है ना? तो यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया गया, किसके द्वारा? एक बार ये कमेंट करिए, ठीक? तब तक हम प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ? मौर्य काल में, गुप्त काल में, हर्ष काल में या पाल काल में? पाल काल कोई काल नहीं था नालंदा विश्वविद्यालय के लिए, तो काट दीजिए। ए बी सी उत्तर आपको कौन सा सही लग रहा है, ये आप फटाक से बताइए। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? तो याद कर लीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? बिल्कुल सही। यहाँ पर हमने जो उत्तर काटा था आपने उसे नहीं दिया है, तो यहाँ पर यही हमारा पाल काल ठीक हो जाएगा, ठीक? यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा डी वाला ऑप्शन सही होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय पाल काल में ही प्रसिद्ध था। आगे बताएंगे अगला प्रश्न कौन सा उत्तर होगा। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? रोहिणी था, भास्कर था, आर्यभट्ट था या इनसैट A1 था? तो सबसे पहली बात, यहाँ पहला उपग्रह कब स्थापित किया गया था? तो 1975 में प्रथम उपग्रह को स्थापित किया गया था, और पहला जो उपग्रह था वो था भास्कर।
नहीं, 1 मिनट, यहाँ पर एक गलती हो गई। यहाँ पर भास्कर ना होकर के यहाँ पर आर्यभट्ट था। भाई साहब आप सुने होंगे, आर्यभट्ट कौन थे? महान गणितज्ञ थे ना? बिल्कुल सही। यहाँ पर यही उत्तर हमारा सही हो जाएगा। चलिए, किस युद्ध के बाद इलाहाबाद संधि हुई? प्लासी के बक्सर से, या पानीपत, या तालीकोटा? किस युद्ध के बाद इलाहाबाद संधि हुई? एक बार इसका उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, बिल्कुल 26वें का उत्तर सी और बी, सी और बी। बिल्कुल पानीपत, पानीपत वाला उत्तर सही है। पानीपत कहाँ पर है? तो हरियाणा में है। ठीक है, पानीपत जो है हरियाणा में है, ये आप जानते रहिए, और इसका उत्तर सी वाला सही होगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? अभी जस्ट मैंने क्या बताया था, योजना आयोग का ही नाम बदलकर वर्तमान सरकार ने नीति आयोग बना दिया। तो यहाँ पर बताइए प्रश्न का उत्तर कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1947 में, 1950 में, 1951 में, 1952 में? चलिए, जल्दी से उत्तर बताइए कौन सा यहाँ पर हमारा उत्तर सही हो जाएगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पर नोट करिए, भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। सोचिए, 1950 में जिस आयोग को बनाया गया था, उसी आयोग का नाम चेंज कब कर दिया गया? तो 2015 में किया गया। ठीक, 2015 में नाम को बदला गया, और नाम क्या रखा गया? नीति आयोग। भाई साहब अब योजना नहीं, नीति बनाएंगे ये लोग। ठीक, नीति आयोग। चलिए, बात यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो नामों को किस तरीके से परिवर्तन किया जा रहा है वर्तमान में, ये बताने की बात नहीं, आप सब जानते होंगे। नाम परिवर्तन के अलावा शायद कुछ नया नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ना तो कोई कॉलेज बन रहा है, ना तो कोई एम्स बन रहा है। कहीं बन रहा हो तो बताइए। दरभंगा एम्स सुने होंगे नाम ना, बिहार चुनाव में। दरभंगा एम्स कितने सालों से बन रहा है, अभी सिर्फ गेट बना है वहां पर। ठीक, चलिए फिलहाल आएंगे अपने प्रश्न पर। प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कि किस वाद्य यंत्र को ताल वाद्य कहा जाता है? ताल वाद्य किसे कहते हैं? सितार को, बांसुरी को, तबला को, सारंगी को? बताइए, ताल वाद्य किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही, यहाँ पर बांसुरी जो है, बांसुरी को ताल वाद्य कहा जाता है। नोट करिए, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान की भाषा कौन सी है? केवल हिंदी है, केवल अंग्रेजी है, हिंदी व अंग्रेजी है, सभी भारतीय भाषाएं हैं? प्रश्न संख्या 29, यहाँ पर हिंदी व अंग्रेजी है। नोट कर लीजिए, सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए, आखिरी प्रश्न आज की क्लास का देखते हैं। चलिए, यही था हमारा आखिरी प्रश्न। ठीक, तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि अब आपके लिए और बेहतरीन क्लासेज आएंगे सब्जेक्ट वाइज। तो तैयार हो जाइए। अगर अभी तक भी आप हमारे साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, क्योंकि परीक्षा में समय बहुत कम है। अगर आपको लग रहा है ना कि अप्रैल बहुत दिन है, तो कुछ दिन नहीं है। अप्रैल में आपकी परीक्षाएं होनी है, आपको भी पता है। तो तैयारी करिए ज़बरदस्त के तरीके से, क्योंकि अप्रैल में इसकी परीक्षा हो जाएगी, तो जुलाई में आपकी यूपीपी की भी परीक्षा लगी हुई है। तैयारी दोनों की करना है। ठीक है, थोड़ा सा पहले का टारगेट हम बनाते हैं, ठीक है, इसलिए हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए टारगेट पहले का बनाएंगे ताकि उसके अंदर हमारी तैयारी पूरी हो जाए। ऐसा नहीं कि एग्जाम डेट जब है उसी टारगेट पर चलेंगे, बिल्कुल नहीं। 10 दिन 20 दिन पहले का टारगेट बना लीजिए कि हमें देखिए 10 ही दिन का अगर टारगेट बनाएंगे पहले, कि 10 दिन के पहले ही हमें तैयारी कर लेनी। जैसे आपका मान लीजिए मई में पेपर, मानिए जैसे मान लिया, जैसे जुलाई में यूपीपी का पेपर है 7 जुलाई को। ठीक है, 7 जुलाई को पेपर है, तो टारगेट 20 जून को ही मान लीजिए अपना पेपर। ठीक, तो टारगेट कुछ पहले मानेंगे तो आपके अंदर ये रहेगा कि इतने ही दिन बचे हैं हमारे लिए, हमें इसमें अच्छे से अच्छे तैयारी करना है। तो क्या होगा, आप अधिक से अधिक मेहनत करेंगे, तो मेहनत करेंगे तो लाभ भी हो जाएगा। और अगर आपका टारगेट फिक्स है कि 7 जुलाई को आपको पेपर देना है यूपीपी वालों को, तो 7 जुलाई का टारगेट बनाएंगे, सोचेंगे अभी दिन बहुत है, आराम से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करना। इसलिए होम गार्ड पहले पेपर करा रहा है, तो इसमें सिलेक्शन पक्का कर लीजिए। उसके बाद यूपीपी भी दीजिए। ये क्लासेज जो करा रहे हैं जीके जीएस, सभी में काम आ जाएगा। पता है जीके जीएस के अंतर्गत वही चीज़ें पूछी जाएंगी। यूपीपी में थोड़ा सा पैटर्न इधर उधर किया जाता है, बस बाकी सेम रहता है। ठीक, चलिए, आज की क्लास कैसी लगी बताइएगा ज़रूर।